जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और ये टॉपिक देखो इतना हार्ड भी नहीं है जितना ये बताया जा रहा है। कुछ के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ाइए, इसलिए हमको चैप्टर 10 जो हमारा चल रहा था उसको बीच में एक बार छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम चैप्टर 8 के कुछ पार्ट देखते हैं। आइए तो देखो इस चैप्टर में हमको जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ना है कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बढ़ते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनन। तो जनन क्या होता है? देखो जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसकी मान लो कोई भी सजीव है वो अपने ही समान अगर दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो अब एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आ गई, तो इस तरीके से जो ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अच्छा, अब ये मेरे को बताओ जनन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सोचो देखे जनन की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि वो अपनी पीढ़ी को बचा सके और अपनी पीढ़ी का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। और देखो जब पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुण जाते हैं तो हमारे जो कोशिका के अंदर जो डीएनए होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके आगे के हम देखते हैं कि जो जनन की विधियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ये देखो हमारे पास कक्षा 8 में भी आया था जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और कक्षा 10 में भी है। देखो अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव भाग लेता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेगा उस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन किसे कहेंगे? कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, जैसे नर और मादा से मिलकर ही एक नया जीव बनेगा तो वो तो लैंगिक जनन हो गया। अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव से ही दो जीव बन जाएंगे, उसको अगर किसी भी तरीके से काटेंगे तो वो नए जीव बन जाएंगे, तो वो है अलैंगिक जनन में। अब देखो बुक के अंदर ये जो अलैंगिक जनन है उसका पूरा मिक्स दिया हुआ है, कभी एक कोशिका का कभी बहुकोशिका का, किस तरीके से वो नए जीव बनते हैं। तो हम इसको अलग अलग पार्टों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कोशिका जो जीव है उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि जो बहुकोशिका जीव है उनमें कैसे होता है। तो देखो अलैंगिक जनन में सबसे पहले देखते हैं एक कोशिका जीव में अलैंगिक जनन। अब एक कोशिका जो जीव है उनसे अगर जो नए जीव बनते हैं वो विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। विखंडन का मतलब हो गया टूटना। कोई भी जो जीव है हमारे पास एक जीव से दो जीव में टूट जाएगा या एक जीव से बहुत सारे जीवों में टूट सकता है। तो इस तरीके से एक जीव से नए जीव में अगर वो बन रहा है तो वह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। अब देखो जो पहले वाला जीव था वो तो मातृ कोशिका कहलाती है, और उस जीव टूटने के बाद जो नया जीव बना है वह हमारी संतति कोशिका कहलाती है, क्योंकि उसकी संतान हो गई वो, तो वो संतति कोशिका। जो पहले वाली मातृ कोशिका और जो संतति कोशिका दोनों में अधिक समानता होती है, मतलब बिल्कुल उसी के समान होता है पूरा का पूरा। देखो विखंडन किसे कहेंगे? जब किसी एकल जीव का विभाजन दो या अधिक जीवों में होता है। तो कोई भी जब हमारे पास जो एकल जीव है उसका विभाजन या तो दो में होगा या दो से अधिक होगा, तो वह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। फिर है मातृ कोशिका एवं संतति में अधिक समानता होती है। जो मातृ कोशिका और संतति कोशिकाओं में बिल्कुल अधिक समानता होती है, बहुत ही ज़्यादा समानता होती है। अब देखो जो विखंडन की प्रक्रिया है उसके हम प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहले विखंडन की प्रक्रिया है द्विखंडन। देखो नाम से ये द्विखंडन मतलब दो भागों में बंटना। तो कोई भी हमारे पास एक से दो जीव, ये देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है कि जब एक जीव है वो दो जीवों में बंट जाता है, इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। अब देखो द्विखंडन का उदाहरण कौन कौन से हमारे पास अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ है, या फिर अमीबा है और लेशमानिया है। अब देखो जो हमारे पास इसमें अमीबा है, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7 में भी अमीबा के बारे में पढ़ा है, 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी। अब अमीबा जो है ये देखो हमारे पास जो गंदा जल है, तालाब का जल है, इसमें पाया जाता है और इतना छोटा होता है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। अब अमीबा है, अमीबा से दो अमीबा कैसे बनते हैं? देखो अब अमीबा है, ये रही हमारे जैसे मान लो अमीबा का चित्र है। इसको अगर हम किसी भी तल में काट दें, चाहे इसको आप ऐसे काट दो, चाहे इधर से काट दो, चाहे इधर से काट दो, इसकी दो अमीबा बन जाएगी। और इस तरीके से देखो एक अमीबा से दो अमीबा बन गई। तो ये जो प्रक्रिया है वह हमारी द्विखंडन कहलाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप इसको किसी भी तल में काट सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर ऐसे काटोगे तो दो अमीबा नहीं बनेगी, नहीं, किसी भी तल में अगर इसको काट देंगे तो उसकी दो अमीबा ज़रूर बनेगी। तो एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो है हमारे पास अगला लेशमानिया, ये छोटा सा भी जीव, एक छोटा सा जीव होता है। अब देखो लेशमानिया जो जीव है उसको हम एक विशेष तल में ही काटेंगे तो ही ये दो जीव में बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। जैसे ये लेशमानिया का अगर हम चित्र बनाएं, ये लेशमानिया है और ये इसकी पूंछ है। अब लेशमानिया को अगर हम इस तरीके से काटते हैं ऊर्ध्व में, तो देखो ये दो जीव नहीं बन पाएंगे, दो भाग तो हो जाएंगे लेकिन जीव नहीं बनेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से काट दें ऐसे, ये वाले इसकी पूंछ है, तो देखो इसका एक भाग तो इधर आ जाएगा, इस तरीके से काटा, और एक तरफ इस तरीके से, तो लेशमानिया के दो भाग हो गए। मतलब लेशमानिया को अगर हम निश्चित तल में काटेंगे तो ही ये दो जीव बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास द्विखंडन विधि पहले। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक और बहुखंडन विधि।
पास बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब हो गया कि एक जीव बहुत सारे जीवों के अंदर टूट जाना। तो देखो, एक से अनेक संतति कोशिकाएं, मतलब एक कोशिका है, अगर वो टूट गई और जिसके दो से अधिक भाग हो गए नए नए, तो वह आता है हमारे पास बहुखंडन में। एग्जाम्पल जिसका है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। जैसे मान लो जो हमारे पास जो मच्छर वगैरह होते हैं, जो उनका एक परजीवी होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब ये प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो आप देखते होंगे कि हमको उस दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन 1 या 2 दिन बाद में फिर हमको अचानक बुखार वगैरह हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है वह अंदर जाकर बहुत सारी नई नई कोशिकाओं में टूट जाता है, और जो एक साथ जब वो आक्रमण करते हैं शरीर पर, तब हम बीमार हो जाते हैं। तो देखो, इसकी जो संरचना कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी एक मच्छर आता है और हमको काटता है, और जिसके कारण जैसे मान लो ये इस तरीके का हमारे पास प्लाज्मोडियम जीवाणु हो गया। अब इसके अंदर ये केंद्रक है और ये इसके चारों तरफ ये झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मोडियम के चारों तरफ ये झिल्ली पाई जाती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये पहले इसका अंदर खंडन होने लग जाता है। ये प्लाज्मोडियम जीवाणु जैसे छोटे छोटे पहले अंदर बना लेता है, इस तरीके से बनाता हुआ चलता है। और जब ये अंदर ऐसे खूब सारे की जब छोटी छोटी कोशिकाओं में बट जाता है, तो देखो इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। और ये पूरा अगर इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है, और जब ये इस तरीके से जब पूरा का विकास हो जाता है, अंदर ये कोशिकाएं बट जाती है अलग अलग भागों में, तब जाकर ये पूरा का पूरा जो झिल्ली है, ये बाहर वाली झिल्ली फट जाती है। और जैसे ये झिल्ली फट जाएगी तो जो पूरे के पूरे जो हमारे पास प्लाज्मोडियम के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है और हमारे रक्त के अंदर विलय हो जाती है। और जब रक्त के अंदर विलय हो जाती है ये सारी बहुत सारी कोशिकाएं, तब हम अचानक बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये अंदर इनका देखो पहले छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट रही है, और फिर जाकर ये देखो कितनी सारी कोशिकाओं में टूट गई, फिर ये अचानक जब झिल्ली फट जाती है तो ये सभी के सभी बाहर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुखंडन कहलाती है। मतलब कि एक जीव से बहुत सारे जीवों का बनना, ये इसका हो गया उदाहरण मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। फिर हम देखते हैं कि मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जैसे मान लो कोई जीव है हमारे पास और उसके किसी भी भाग से, जैसे मान लो कोई छोटी सी एक संरचना बाहर आ गई, जैसे मान लो इधर से आ गई, कोई उभार आ गया, तो वो जो उभार आ गया वही उसके जैसा सेम दूसरा जीव बना लेगा। मान लो हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ से अगर और जैसे मान लो अगर कुछ बाहर निकला है छोटा सा उभार, तो वो धीरे धीरे बढ़ता हो, जो उभार आता है उसको तो मुकुल कहते हैं। जो उभर कर संरचना बाहर आ जाती है उसको मुकुल कहा जाता है। अब ये जो मुकुल है वो धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ और सेम जैसे मान लो कुछ दिनों बाद मेरे जैसा हो जाएगा, और जब वो पूरा मेरे जैसा बन जाएगा तो वहाँ से वो निकल कर दूर हो जाएगा और स्वतंत्र वृद्धि करते हैं। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। देखो मुकुलन क्या होता है? यीस्ट जैसी कोशिकाओं में छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं अन्य हाइड्रा। देखो इसका एक उदाहरण तो है यीस्ट और एक है हाइड्रा। यीस्ट जो है हमारे बाजार में मिलता है, पाउडर आता है इसका, जैसे मान लो केक बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। तो अब देखो जो ये हमारे पास यीस्ट है या हाइड्रा, सबसे पहले जैसे मान लो यीस्ट का देखते हैं हम। अब ये जैसे मान लो यीस्ट कोशिका है और इसका केंद्रक है, तो अब देखो जब ये वृद्धि करने लग जाती है तो ये इस तरीके से खिंच जाती है, इसकी जो संरचना है वो ऊपर की झिल्ली, और यहाँ पर एक उभार आ जाती है। तो देखो यीस्ट पहले 1 से 2 हो गई, फिर ये कोशिका जैसे मान लो इधर से इस तरीके से वृद्धि करने लग जाती है, फिर ये इस तरीके से वृद्धि करने, इस तरीके से देखो मान लो ये बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होने लग जाती है। यह जो प्रक्रिया होती है वो यीस्ट के अंदर होती है। तो इस तरीके से यीस्ट भी अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन क्या, मुकुलन में मुकुलन के अंदर हमारे पास जो मुकुल शब्द आया है, इसका मतलब है कि जो संरचना बाहर निकल कर आती है उसको मुकुल कहते हैं। ये संरचना जो सबसे पहले बाहर निकल कर आई थी उसको मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक हाइड्रा है, अब जैसे मान लो हाइड्रा का यहाँ पर थोड़ा सा भाग अगर निकल कर बाहर आ गया, अब जैसे ये बाहर निकल कर आया है तो धीरे धीरे देखो ये वृद्धि करने लग जाएगा खुद ही, और सेम इसके जैसा दूसरा एक और इधर बन जाएगा इसकी तरह ही। अब ये जो संरचना है इसको मुकुल कहा जाता है, और इसके जैसे पूरा इसके तरीके थोड़े दिन बाद में ऐसा बन जाएगा और इससे अलग हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अब ये तो थी एक कोशिकाओं के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो कौन कौन सी देखी हमने एक कोशिकाओं के अंदर? एक तो देखा था हमने विखंडन। विखंडन में भी कौन कौन सी देखी? फिर द्विखंडन, जिसमें एक कोशिका से 2 बन रही थी जैसे अमीबा और लेशमानिया। फिर देखा हमने बहुखंडन, मतलब एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं में बंटना, जिसका उदाहरण था मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। और फिर नंबर 3 मुकुलन। मुकुलन के अंदर हमने देखा कि यीस्ट जैसी कोशिकाएं अनेक कोशिकाओं में बट जाती है, और जैसे अन्य हाइड्रा इसका एक उदाहरण हो गया तो मुकुलन। ये 3 विधियाँ थी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि की। अब हम देखते हैं कि बहुकोशिक जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। अब जो जिसमें मतलब ऐसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और जिसमें बहुत, अब इसमें 1 नंबर पर है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है कि टूटना, मतलब बीच में से टूट जाए या फिर कुछ। तो ये जो जीव है छोटे छोटे तंतुओं में विभाजित हो जाता है और ये वृद्धि कर नया जीव बनाते हैं। तो देखो जो खंडन है वो सबसे पहले देखो, अगर
हम बात करते हैं तो स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। अब स्पायरोगायरा क्या होती है, जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर जैसे मान लो जो आसपास के जो घर होते हैं या फिर जो दीवारें होती है उनके ऊपर जो एक हरी हरी संरचना लाइन होती है, और जो हरी हरी संरचना होती है उन्हीं को हम स्पायरोगायरा कहते हैं। दीवार के ऊपर जैसे मान लो इस तरीके की इनकी संरचना रहती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इन सभी के अंदर एक सरल कोशिका पाई जाती है, देखो सरल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है इस तरीके से। ये इनके अंदर केंद्रक हो गया। अब जैसे मान लो ये स्पायरोगायरा की संरचना है, इसमें से स्पायरोगायरा अगर इस तरीके से टूट जाए तो ये देखो दो भागों में बट जाएगा, तो दो भागों में कुछ इस तरीके से बट जाएगा। ये एक तो इस तरीके से, और ये एक हमारे पास इस तरीके से, और ये आगे जाकर इस तरीके से ये भी अब वृद्धि करने लग जाएगा और ये भी वृद्धि करने लग जाएगा। तो स्पायरोगायरा का ये दो भागों में बट जाना हमारे पास एक खंडन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो खंडन जो है वो जीव छोटे छोटे तंतुओं में विभाजित हो जाता है और ये वृद्धि कर नया जीव बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगायरा, और ये पादप जगत का एक हमारे पास उदाहरण है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी विधि। अगला हमारे पास पुनर्दुभन या पुनर्जनन। देखो पुनर्जनन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो अगर कोई भी जो जीव है, अगर उसके मान लो हम कितने भी भाग कर दें तो वो जो अलग अलग भाग बने हैं वो वापस फिर से वही जीव बन जाएंगे अलग अलग। जैसे मान लो अगर हमारे पास प्लेनेरिया है, अगर प्लेनेरिया को अगर हम 3 भागों में काटेंगे, ये जो तीनों भाग हैं वो फिर से 3 अलग अलग प्लेनेरिया के अंदर बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर हाइड्रा है, अगर हाइड्रा के अगर हम टुकड़े कर दें, जैसे 4 टुकड़े अगर हमने हाइड्रा के कर दिए तो ये जो चारों टुकड़े हैं वो फिर कुछ ही देर बाद में मतलब एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेंगे, चारों हाइड्रा अलग अलग बन जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक स्टार फिश है, अगर हम स्टार फिश को भी अगर कितने भी भागों में काट दें, अगर आप उसको 10 भागों में काट देते हैं तो वो खुद ही अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर करके दूसरी स्टार फिश बना लेगी। तो ये जो है वो प्रक्रिया वो कहलाती है पुनर्जनन या पुनर्दुभन। इसको हम अतिरिक्त ऊर्जा के नाम से भी कहते हैं। जैसे मान लो ये अतिरिक्त ऊर्जा का मतलब इसमें एक्स्ट्रा पावर होती है, मतलब खुद से ही अगर वो कट जाए तो वो अलग जीव बना सकते हैं खुद से अलग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो कि हम ये देखें कि प्लेनेरिया के अगर 3 टुकड़े करेंगे तो ही वो 3 जीव बनेंगे, आगे कभी बनेंगे नहीं। इसके अंदर वो दूसरी जो क्रिया है वो लैंगिक जनन की भी पाई जा सकती है, क्योंकि एक प्लेनेरिया से 2 से 4, क्योंकि हम इसके पास जाएंगे थोड़ी और ऐसे थोड़ी ना देखेंगे कि हम कब प्लेनेरिया को काटे, कब वो 3 से 4 होंगे, कब फिर वो 4 हो जाएंगे, कब उसको हम काटे, फिर कब 8 हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये फिर इनकी प्रजाति तो खत्म ही हो जाएगी जब तक इनको हम काटेंगे नहीं। इसके अंदर ये दोनों पाई जाती है, पुनर्जनन की भी पाई जाती है और निषेचन की प्रक्रिया भी पाई जाती है, जिसके कारण नए जीव बनते हैं। अब देखो तो प्लेनेरिया का अगर हम एक उदाहरण देखें, जैसे मान लो प्लेनेरिया है, अगर हमने इसके 3 भाग कर दिए तो देखो 3 अलग अलग टुकड़े बन गए। ये जो 3 अलग अलग टुकड़े हैं वो थोड़े कुछ समय पश्चात ये 3 अलग अलग प्लेनेरिया में बदल जाएंगे। इसी तरीके जैसे हाइड्रा है, अगर हम हाइड्रा को भी अगर ऐसे 4-5 भागों में तोड़ दें या फिर इसको काट दें तो जो जितने नए टुकड़े हैं उन सभी का हमारे पास उतने ही हाइड्रा बनेंगे। और स्टारफिश में भी ऐसे देखने को मिलता है। तो पुनर्जनन या पुनर्दुभन का मतलब सीधा सा है कि हमने जितने टुकड़े किए उतने वो अलग नए जीव बनेंगे। फिर है एक अगला कायिक परिवर्धन। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कायिक परिवर्धन क्या है। अब कायिक परिवर्धन का मतलब क्या होता है? काया का मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं, अगर हमको उसी पेड़ पौधे से अगर दूसरे पेड़ पौधे उगाने तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी उनकी टहनी को अगर लगा देते हैं, कभी हम उसके जैसे मान लो जो या फिर और भी कुछ भाग हैं, जड़ है, जड़ को ऐसे दूसरी जगह जाकर लगा देते हैं। तो कोई भी जो भाग है, पौधों के कुछ भाग है जैसे जड़ है, तना है, पत्तियाँ, ये नया पौधा उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने सहतूत का देखा होगा, सहतूत की जैसे मान लो टहनी हमने उसमें निकाली अलग से और दूसरी जगह जाकर लगा दी, तो इसका मतलब हमने उसकी जो टहनी है वो जाकर लगाई है दूसरी जगह, तो वो नया हमारे पास सहतूत बन जाएगा। तो पौधों के कोई भी अगर हम भाग को वहाँ से निकालें और दूसरी जगह लगा दें तो उससे वो नया पौधा बन गया। तो यह जो प्रक्रिया है वो कायिक परिवर्तन हमारे पास कहलाएगी। कुछ तना भी है, जैसे मान लो जो हमारे पास आलू है या अदरक है, ये तना से है। अब डायरेक्ट अगर हम इसको सीधे तने से अगर हम लगा दें अगर पृथ्वी के अंदर, तो ये देखो वो हमारे पास एक नया पौधा बन जाएगा। अब इसी में देखो अलग अलग है हमारे पास कायिक परिवर्तन के अंदर। जैसे मान लो पहला है कतरन। कतरन का मतलब हो गया काटना, सीधा सा। कतरन का मतलब जो विधि है वो देखो, टहनियों, जड़ों, पत्तियों से काटे गए छोटे टुकड़े। मतलब अगर हमने काट लिया, ये तो टहनियों को काट लिया, जड़ को काट लिया या फिर पत्तियों को काट लिया, तो ये जो सभी काट लिया उनसे हमारे पास एक नया पौधा बनेगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे गन्ना है, गन्ने में भी हमको ऐसे देखने को मिलता है। गन्ने को अगर ऐसे बीच में से काट दे दूसरी जगह लाकर जाकर लगा देंगे तो वो हमारे पास नया गन्ना का पौधा बन जाएगा। इसी तरीके से खट्टे फल हैं, उनको भी ऐसे ही अगर हम लगा देते हैं तो वो भी हमारे पास एक अच्छे पौधे के रूप में निर्माण हो जाता है। अब जो है कलम बांधना। अगला कलम बांधने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक
दो प्रकार, एक ही जाति के दो पौधे हैं, जैसे एक सेब जैसे यहाँ पर है, एक जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर हो गया राजस्थान में, और एक हो गया जम्मू कश्मीर में। तो हमको पता है जम्मू कश्मीर में सेब बहुत ही अच्छे लगते हैं और वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ राजस्थान में अगर सेब का अगर पौधा लगाएंगे तो यहाँ पर हमको पता है कि उसके जो सेब है या तो बहुत कम लगेंगे या कमज़ोर होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कुछ भाग तो जो जम्मू कश्मीर में जो पौधे थे सेब के उसका ले लेते हैं और कुछ भाग हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर वाला हमारे पास ये इस तरीके से कुछ पौधा था हमारे पास, और इसकी जड़ें इस तरीके से थी, और यहाँ पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे, लेकिन इसकी जड़ें कम गहराई पर थी। और अगर राजस्थान की बात करें, अगर ये है तो इसकी जो जड़ें हैं वो तो बहुत गहराई तक जाएगी और इसके सेब कम हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो जो ऊपर वाली जो इसकी शाखाएं हैं उसकी कुछ शाखाएं तो इसके ले लेते हैं और कुछ जड़ इसके ले लेते हैं, और दोनों को ऐसे अगर बांध देते हैं हम, तो दोनों के अगर हम यहाँ पर प्रक्रिया करवाते हैं, बांध देते हैं, तो यहाँ से एक जो नया पौधा बनेगा वो देखो इन दोनों के मध्य का बनेगा, और जब दोनों को मध्य बनेगा तो इससे एक हमारे पास नए सेब के पौधे का निर्माण हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कलम बांधना, मतलब दो पौधों के अलग अलग भागों को जोड़ना, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे ये सेब का था तो ये भी सेब का, इसके हमने ऊपर वाले भाग को जोड़ा था टहनी को, और इनके हमके जड़ को जोड़ा था, तो तब एक जाकर एक नया पौधा बना था। इस प्रक्रिया को कलम बांधना कहा जाता है। तो एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ना, जैसे सेब है, अंगूर है, तो ये इन सभी से एक हमारे पास नया पौधा बनेगा, और ये हो गया हमारी कलम बांधने की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि जो कायिक परिवर्तन है इसकी कुछ विशेषताएं, कि हम इसमें क्या क्या हमको इससे लाभ होता है, ये सब देखेंगे हम। अब आगे है कायिक परिवर्तन की विशेषताएं। देखो कायिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषता होती है। फल और फूल जल्दी उगते हैं। जो भी हमारे पास जो इस प्रकार से जो पौधे उगते हैं उन पर लगने वाले फल और फूल उनका जल्दी निर्माण होता है, और बिना बीज वाले पादपों को भी उगा सकते हैं। इस विधि के द्वारा जैसे मान लो हमारे पास कोई अगर बीज नहीं है किसी पादप का, तो हम इस विधि से दूसरे पादप को भी उगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बाज़ार से चले जाते हैं बीज लेने के लिए, जैसे 1000 बीज लेकर आ गए, और अगर हम उसको अगर उगाते हैं तो हमको पता है कि 1000 के 1000 पौधे नहीं बनते, उनमें से कुछ खराब हो जाते हैं, उनमें से केवल 10 या 20 पौधे ही अच्छे बन पाते हैं। और फिर है संतति में जनक पादप के सभी गुण। और देखो संतति में जो भी हमारे पास है जनक पादप के सभी गुण आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो उसमें जैसे मान लो जो पहले वाले पादप लिया था हमने, उसकी टहनी ली थी, अब जो उसका पादप बन गया नया वाला, तो उसमें जो पहले जितने गुण थे वो सभी में अब इसमें रहेंगे, नए वाले पौधे में भी। और नए पादपों के जीवित रहने की संभावना भी अधिक होती है, 100% होती है। कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई 20 थे, 20 से आपने 10 पौधे उगाए, और हमारे पास अब इस तरीके से जो पौधे उगाएंगे वो मतलब ज़्यादा जीवित रहेंगे। जैसे आपने अगर इस तरीके से 10 पौधे लगाए हैं तो संभावना है कि 10 के 10 लगेंगे, लेकिन जो 10 बीज अगर आपने डाले हैं तो संभावना इतनी रहेगी कि उनमें से 1 या 2 ही पौधा बन पाएगा। और लास्ट की हमारे पास विधि है बीजाणु समाज संघ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। देखो बीजाणु समागम क्या होता है, जो हमारे पास राइजोपस के जो कवक होते हैं, राइजोपस के जो कवक होते हैं उनके जाल में बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये राइजोपस का, जैसे मान लो कुछ हमारे पास एक कवक हो गया, ये इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। अब देखो ये जो वाली ऊपर वाली संरचना है ये गोल गोल वाली, इसको कहते हैं बीजाणुधानी, इसको बीजाणुधानी कहा जाता है। और ये जो बीजाणुधानी है, अब इसके अंदर देखो छोटे छोटे जो बीज पाए जाते हैं, अब इनके अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं बीजाणु। अंदर जो बीज पाए जाते हैं इनको बीजाणु कहा जाता है। अब जैसे मान लो अगर ये एक बीजाणुधानी यहाँ से फट जाती है तो ये जो बीजाणु है वो सभी बाहर आ जाते हैं और ये अलग अलग जगह जाकर गिर जाते हैं। अब देखो इनमें एक विशेषता ये होती है कि जैसे मान लो नीचे जाकर गिर गए, तो अब देखो ये इनका निर्माण, अब जो दूसरा जो राइजोपस का जो निर्माण होगा वो जरूरी नहीं कि अभी हो, इसका 1 महीने बाद में भी हो सकता है, 2 महीने बाद में भी। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक बीजाणु हमारे पास गिरा हुआ है, 1 महीने बाद में जैसे मान लो बरसात आ गई तो हो सकता है उसके द्वारा एक नया इस तरीके से पौधा बना ले। तो ये कभी भी अपने आप जो इसमें वृद्धि होती रहती है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको हम बीजाणु समासंघ कहते हैं। और देखो बीजाणु के चारों ओर एक भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। मतलब इसके जो हमारे पास जो बीज नीचे आया था इस तरीके से, इसके चारों ओर ये एक झिल्ली पाई जाती है और ये इसकी प्रतिकर्षा करती रहती है ताकि ये जल्दी विघटित ना हो। तो ये है हमारे पास इसमें बीजाणु समासंघ की प्रक्रिया। तो ये संपन्न हो गई बीजाणु समासंघ की प्रक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।